बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है। इसी एक्सरसाइज 4.1 है, जिसको आज हम कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 4 क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको आज कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2 मेथड्स बच्चों अप्लाई होने हैं। एक तो है कॉमन फैक्टर का और दूसरा है फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो वो दोनों मेथड आज हम आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जस्ट कॉमन लेके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। कॉमन लेना तो हर बच्चे को आता होगा, ये छोटी क्लासेस में भी आपको सीखा होगा। नहीं सीखा तो मैं ज़रूर आज पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसा कि हमारे पास पार्ट 1 में दिया हुआ है 6x + 12, दो वैल्यूज़ दे दी है। उन्होंने कहा इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने, कॉमन फैक्टर के साथ इसको फैक्टराइज करना है। क्या मतलब, हमें इसमें से कॉमन लेना है। दोनों वैल्यूज़ 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी भी वैल्यूज़ हो, हमने उनमें से कॉमन लेना है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6x + 12। अब देखें, हमने कॉमन ऐसे नंबर को लेना है जो दोनों के अंदर आ रहा हो। मतलब अगर हम यहाँ से 6 को कॉमन लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 6 12 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, 12 को हम कॉमन तब ले सकते हैं अगर वो 6 के टेबल में भी आता हो। समझ आ रही है? मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। अब 6 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास x की टर्म बस रह जाएगी। 6 का क्या हो गया, बाहर चला गया, प्लस का साइन अपनी जगह पर आ गया। अब 12 हम नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन है ना इस नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। अब 12 को अगर 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है आंसर क्या आता है, 6 2 12 होता है। तो यहाँ पे हम डिवीजन के बाद जो आंसर आएगा हमने उस नंबर को लिखना है। अब देखें, आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अगर करनी आती हो ब्रैकेट के साथ, तो 6x यही आंसर है, 6 2 12। आपका आंसर वही नंबर बन गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सही नंबर को कॉमन लिया है। बस हमने मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करना, यही हमारा आंसर है। कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिए है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 15y² + 20y। अब इसके अंदर देखें, एक 15 की टर्म है, मतलब एक कोफिशिएंट है और एक वेरिएबल है। तो हमने क्या करना है, एक दफ़ा तो इसको लिख लेते हैं 15y² + 20y। अब 15 बच्चों देखिए, 15 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 के टेबल में 15 नहीं आता। तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ आती है। 2 के टेबल में 20 तो आता है पर 15 नहीं आता। 3 के टेबल में 15 आता है पर 20 नहीं आता। 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 20 आता है। 5 के टेबल में देखें 15 भी आता है और y भी आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 को कॉमन ले लेंगे। अगला स्टेप अभी मैं बताती हूँ। 5 को कॉमन ले लिया। अब 5 कितने पे 15 होता है। अब रेफर में चाहे डिवाइड करके रख ले, ठीक है, वरना अगर आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर है तो 5 1 5 5 3 15। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह प्लस 20 को अगर मैं 5 के ऊपर डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आएगा, 4। 5 4 20। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 लिख सकती हूँ। अब ये चीज़ तो मैंने इस कोएफिशिएंट्स को कॉमन लेके लिखी है कि 5 कॉमन ले लिया था, तो पीछे क्या नंबर्स आएंगे, 3 और 4 आएंगे। मतलब जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा वो आंसर बन जाए। 5 3 15, 5 4 20। अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद है, अच्छे से याद है, कंसेप्ट है, तो अब ये डिवीजन करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है वो y² और y दिया हुआ है। क्या मैं एक y कॉमन ले सकती हूँ, दोनों तरफ y आ रहा है, इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, हम उसी को कॉमन लेते होते हैं। जब इसका एक y बाहर आ गया तो पीछे क्या रह जाएगा, इसके पास एक y रह जाएगा। अब इसके पास तो एक ही था, वो बाहर चला गया है, इसलिए इसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा। वो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिया है। हम मल्टीप्लाई करके देखें, 5 3 15, y को y से किया तो y² हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हमारी बन गई। 5 4 20 और ये y साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो 20y बन गया। ठीक है, इस तरह ही हमारा कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं।
माइनस 12x² माइनस 3x, वैल्यूज क्या दी है हमारे पास, माइनस 12x² माइनस 3x। ठीक है, अब गौर करें, 12 का टेबल है, 12 वैल्यू है और 3 वैल्यू है। 12 के टेबल में 3 तो नहीं आता, पर बच्चों 3 के टेबल में 12 आता है। तो इससे क्या हम करेंगे कि हम माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे। अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों टर्म्स हमारे पास क्या आ रही है, माइनस की आ रही है। तो जब माइनस 3 को हम कॉमन लेंगे ना, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। अब जब यहाँ से माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आ गया, तो पीछे क्या हो गया, प्लस रह जाएगा। ठीक है, अब 3 को किस पे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास आंसर 12 आता है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आएगा। तो 3 को अगर हम बच्चों मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 4 पे करेंगे, 3 4 12। ठीक है, आपको नहीं अभी भी समझ है तो आप डिवाइड करके देख लें। ठीक है, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 4 ही आएगा। मैंने इस तरह लिख दिया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। इसी तरह जब ये वाला 3 यहाँ से ये प्लस हो गया, ठीक है, दोनों टर्म्स बाहर जाने से दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 3 बाहर चला गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, वो वैल्यू कुछ भी नहीं लिखनी हमने यहाँ पर। अब इसके साथ जो वेरिएबल था x² और x है, एक x हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मिनिमम पावर वाला जो है वेरिएबल है वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। तो क्या हुआ कि इसका एक x बाहर चला गया तो इसके पास एक x रह जाएगा, और इसके दोनों ही टर्म्स बाहर चली गई हैं। तो दोनों टर्म जब बाहर चली जाएंगी तो वहाँ पे हमने 0 नहीं लिखना, वहाँ पे हमने 1 लिख लेना है, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपके पास वैल्यू है तो आंसर वही नंबर ही आ जाएगा। समझ आ गई ये बात बच्चों? अगर आप 0 लिख दोगे ना तो 3x को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पर हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा, हमने क्या करना है, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3x ही आ जाएगा। ठीक है, और ये हमने कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए है। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 4a² b प्लस 8ab²। अब बच्चों 4a² b प्लस 8ab²। अब ध्यान से अगर देखें तो 4 के टेबल में 8 आता है। ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्ट नंबर 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे अब, 4 जब बाहर कॉमन चला गया तो उसकी जगह पे तो हमने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, तो अब यहाँ से a² है, यहाँ पे a है, एक a हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक a बाहर चला गया तो यहाँ पे एक a रह जाएगा और ये a बाहर चला गया, इसमें से b भी कॉमन आ रहा है, b² और b है तो मिनिमम पावर b की है। अब आपको मैं लिखना सिखाती हूँ। जब 4 बाहर चला गया तो उसकी जगह पे हमने 1 लिखना है, क्योंकि 4 1 4 1 लिखने की वेरी कोफिशिएंट में ज़रूरत नहीं होती। a² था, इसका एक a बाहर आ गया, इसके पास एक a रह गया। ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली है। यहाँ पे b था, वो b बाहर आ गया है तो यहाँ पे b की वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमने वो साथ नहीं लिखना। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा ना तो खुद ब खुद ही आ जाएगा। प्लस यहाँ से 8 को जब हमने कॉमन लिया 4 की टर्म में, तो 4 को 8 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 2 आंसर आता है। या इस तरह कह लें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 8 आता है। अब यहाँ से a बाहर चला गया, b भी बाहर चला गया, तो इसके पास क्या रह गया, एक b वाली टर्म रह गई है। 4a² और b यही टर्म बन गई। 4 2 8, a की वैल्यू और b से मल्टीप्लाई हुआ तो b²। कॉमन फैक्टर हमने फाइंड कर लिए। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है xy माइनस 3x² प्लस 2x। बच्चों देखने से ही अब सबसे पहले तो आप लोग देखें, हमारे पास x की टर्म्स तीनों में है, y की टर्म्स सिर्फ इसके पास है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 2 रह गया। 2 इसके पास ही था, बाकी में नहीं था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जस्ट कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, x की टर्म कॉमन आ रही है जो तीनों में आ रही है। ठीक है, तो x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जब इसका x बाहर आ गया यहाँ पे क्या रह गया, y रह गया, माइनस यहाँ पे ये 3 वैसे का वैसे ही रह जाएगा,
इसके पास 2x है, एक को हमने बाहर भेज दिया है, एक को हमने यहीं रहने दिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर आता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2 अपनी जगह पर ही है, ये वाला x क्या हुआ, शुरू में बाहर निकल गया था, तो इसलिए ये 2 नंबर जो है वो अकेला रह गया है। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास कॉमन फैक्टर की फॉर्म में आंसर आ गया है। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है 3a² b माइनस 9ab² प्लस 15ab, ठीक है। ये टर्म हमारे पास दी हुई है। अब इसमें से देखें बच्चों, 3 के टेबल में 9 आता है, 15 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 9 के टेबल में 3 आता है, नहीं। 15 आता है, नहीं। इसी तरह 15 के टेबल में ना 9 आता है ना 3 आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन ले लिया, एक चीज़ तो ये समझ आ गई। दूसरा, यहाँ पे भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। जो मिनिमम सबसे मिनिमम है ना, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो a की पावर सबसे मिनिमम 1 है, तो हम a की पावर को बाहर ले लेते हैं। सेम b के साथ भी यही करेंगे कि b की टर्म तीनों में आ रही है, पर यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 1 है, तो एक b की वैल्यू हम बाहर ले लेंगे। अब वैल्यू को लिख लेते हैं। 3 जब यहाँ से बाहर आ गया तो पीछे 1 रह गया, वो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। a² था, एक a बाहर आ गया, एक a यहीं पे रह गया, ठीक है। b की टर्म एक थी, वो हमने बाहर निकाल दिया, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखनी। जो बाहर आ जाती वैल्यू वो हमने एक दफ़ा हो तो हमने दोबारा से नहीं लिखनी है। माइनस 9 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 3 आंसर आता है। या 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आंसर आता है, ठीक है। वो टर्म लिख लिया आपने डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके, जो भी नंबर आ रहा है। एक ए था, वो हमने बाहर निकाल दिया, तो ए की वैल्यू तो कोई नहीं रही। बी 2 थे, एक बाहर आ गया, एक पीछे रह जाएगा, ठीक है, वो लिख लिया। प्लस 15 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 3 5 15, मल्टीप्लाई करके देख लें, ठीक है। यहाँ से ए और बी दोनों बाहर आ गए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट 5 रह जाएगा। और ये हमने कॉमन फैक्टर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है बच्चों बहुत इजी मेथड से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कोई मुश्किल नहीं थी, जस्ट कॉमन लेना है। कॉमन लेना हर बच्चे को आना चाहिए, ये आपके लिए फैक्टराइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि है फैक्टराइज। अब ये उन्होंने कह दिया इसको आपने फैक्टराइज करना है, ये आपके ऊपर है कि कौन सी मेथड से करना है। अब देखें, इसको हमें देख के पता चल रहा है कि ये 2 टर्म्स है, तो इस 2 टर्म को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन लेके, ठीक है। तो 5x प्लस 15, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 के टेबल में 15 आता है, लेकिन 15 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 को कॉमन ले लेते हैं। x की टर्म सिर्फ इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं आएगा। तो जब यहाँ से 5 बाहर आ गया तो पीछे क्या रह गया, जस्ट x रह गया। प्लस 15 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 3 आंसर आएगा। या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आंसर आता है। ये थी सिंपल फैक्टराइजेशन का मेथड जो हमने किया है। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं इनके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 2 x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखें, इसके अंदर ना हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ना कुछ और हो रहा है, ना ही ये एक दूसरे के साथ ब्रेक। अब इसमें क्या करना होता है, फैक्टराइज करने का मेथड ये होता है कि हमने इसके अंदर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। ये वाली सेंटर टर्म जो होती है ना, ये हमारी मिडिल टर्म है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमने स्प्लिट करना है। इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, मेथड। तो ये इसमें को करने का मेथड ये है, बहुत ध्यान से आप लोगों ने समझना है, सीखना है, बहुत ज़रूरी है बच्चों। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन को सीख लिया, समझ लिया, तो आपके लिए पूरी एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर करना क्या होता है बच्चों, कि देखें, ये जो बाहर वाले 2 नंबर्स हैं ना, ये मेथड है। ये जो बाहर वाले 2 वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें, x² को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर हमारे पास आता है, कोफिशिएंट पहले होता है 3x², ठीक है। ये वाली नंबर वैल्यू आ गई है,
ठीक है। अब हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं इसकी जगह पर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आए। दो नंबर खुद से एज्यूम करने टेबल पढ़कर कि जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर ये आना चाहिए। इतनी बात समझ आ गई है? ये है एक पॉइंट, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए। और मल्टी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, प्लस या माइनस करें, ठीक है, दो वैल्यूज, उन्हीं दो वैल्यूज को सेम जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आएगा ना, तो उन्हीं दो वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? ये वाले टर्म आनी चाहिए, मतलब 4x आना चाहिए। अगर ये चीज़ पॉसिबल हो तो ही हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप दो नंबर ऐसे ले लो जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर ये आ रहा है पर उनको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो आंसर वो ये नहीं दे रहा, तो वो आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है, वो सही वैल्यू एग्जैक्ट टर्म नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3x² बन रहा है और बीच में है 4x। तो हम दो ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें कि 3x² हमारे पास आंसर है। बच्चों देखें, अगर हम x² को यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ 3x प्लस x, ठीक है, तो 3x को जब x के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा हमारे पास? 3x² आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3x को मल्टीप्लाई किया x के साथ तो क्या आंसर दे रहा है वो? 3 वैसे का वैसे ही रहा, x को x के साथ किया तो x² हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर मेरे पास आ गया। अब इन दो टर्म्स को 3x को अगर मैं प्लस करूं x के साथ, ठीक है, तो इसके साथ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, कोएफिशिएंट होता है, उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। 3 + 1 4, और x को एक दफ़ा हम लिख लेते होते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ पावर्स ऐड हो जाती हैं पर ऐड या सब्ट्रैक्ट में वो टर्म वैसे की वैसे ही आ जाती है। तो ये वाला आंसर ये मेरे पास आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं लूँ तो हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है। इसकी जगह पे मैंने ये दो वैल्यूज़ लिख दी है। अब क्या करेंगे, अब हम पेयर्स बनाते हुए ना, मतलब ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए, इनमें से कॉमन ले लेंगे। तो x इसमें से कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ पे क्या रह जाएगा x, यहाँ पे क्या रह जाएगा 3, ठीक है, आपको समझ आ गई। इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा था, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया, यहाँ से x बाहर चला गया तो 3 पीछे रह गया। इन दोनों वैल्यू में से x + 3 रह गया है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता तो वहाँ से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। 1 कॉमन क्यों लेते हैं, इसका एक रीज़न है, बाकी वैल्यू अपनी जगह पर वैसे की वैसे ही रह जाएगी क्योंकि 1 कॉमन आया है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आंसर आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। हमने असल में बनाने होते हैं पेयर्स। पेयर्स बनाने के लिए आप देखें, पहली चीज़ तो ये देखें आपके ब्रैकेट के अगर दोनों साइड के आंसर सेम आ रहे हैं कॉमन लेने के बाद, इसका मतलब ये है कि आपने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट किया है, ठीक है। अगर आपने सही स्प्लिट नहीं किया होगा तो आपके आंसर गलत आ रहे होंगे, डिफरेंट आ रहे होंगे। एक चीज़ ये है आपके फैक्टर्स को चेक करने के लिए, ठीक है। अब कॉमन जो चीज़ हमने यहाँ से ली थी, यहाँ से देखें x + 3 कॉमन आ रहा है, दोनों साइड पे आ रहा है, तो x + 3 को कॉमन लेके लिख लें और यहाँ से x और +1 रह जाएगा। ये +1 इसलिए लिया गया था, समझ आइए बच्चों। ये 1 यहाँ पे आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये 1 क्यों लिया गया है, तो 1 इसलिए लिया गया क्योंकि हमने पेयर बना के उसको लिखना था। x को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। ऐसे x को जब 1 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। उम्मीद है ये बहुत इजी सा मेथड तो नहीं है, अभी आपको कंफ्यूजन लग रही होगी, पर आप जितने भी अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है x² + 6x + 8। बच्चों इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ x² के साथ तो 8x² आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने दो ऐसे टर्म्स लेनी है, ऐसी वैल्यूज़ लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8x² बने और प्लस या माइनस करूँ तो 6x आंसर आए, ठीक है। अब ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जिसके अंदर 8 आता है, एक तो 2 के टेबल में 8 आता है, अगर 2 को मैं
छोटी वाली से स्टार्ट करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आंसर आ गया, ठीक हो गया बिल्कुल। इसके साथ भी x ले लेते हैं और इसके साथ भी x ले लेते हैं। 2x को 4x के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो 8x² बन जाता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होता है, x वाली टर्म्स जो होती है ना वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर ऐड हो जाती हैं। बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। अब इन्हीं दो टर्म्स को मैं करके देखती हूँ प्लस या माइनस। 2x को अगर प्लस करूँ 4x के अंदर, 4 कोफिशिएंट सेम नहीं है तो कोफिशिएंट को ऐड कर लेते होते हैं, ठीक है। अगर आपके ये वेरिएबल सेम है तो क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 6x, ठीक है। एक x जो वेरिएबल है वो एक दफ़ा लिखा जाता है प्लस वाली या माइनस वाली टर्म में, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, बिल्कुल आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पेयर्स कौन से बनेंगे, जो फैक्टर्स हैं 2x और 4x। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² + 2x + 4x + 8। ये टर्म अपनी वैसे की वैसे, ये भी टर्म वैसे ही है। बाकी सेंटर वाली मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिख दी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक x रह गया, ये वाला x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या रह गया, 2 रह गया, प्लस, क्योंकि प्लस वाली टर्म्स हैं तो इसलिए प्लस आ जाएगा। 4 और 8 दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है। 4 के टेबल में 8 आता है लेकिन 8 के टेबल में 4 नहीं आता, तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया बाहर, तो पीछे क्या रह गया, x रह गया। अब 8 को अगर 4 पे डिवाइड करें या 4 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 8 आता है। आपके पेयर सेम है, सही है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, एक दफ़ा x + 4 कॉमन ले लें इन दो टर्म्स का, x + 2 या x + 4। चाहे तो आप कॉमन लेके पहले एक दफ़ा लिख लें या इस टर्म को पहले लिख लें, उससे कोई इशू नहीं है। आप कोई सा भी पेयर पहले लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको उम्मीद है बच्चों ये वाली चीज़ समझ आ गई अच्छे से। पार्ट 4, x² + 4x + 4। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आया है, 4x², ठीक है। अब 4x² कैसे आएगा, 4 किस टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई पे 1 करूँगी तो 4 आएगा, पर 4 और 1 को जब मैं ऐड करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो ठीक नहीं है पेयर बना। इसलिए 4 और किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, x और x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्हीं दो पेयर्स को मैं ऐड करती हूँ, 2x को + 2x करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इनके वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये टर्म ब्रेक हो सकती है किन पेयर्स के साथ, 2x और 2x के साथ। x² + 2x 2x + 4। मिडिल टर्म को ब्रेक करके क्या लिख दिया है, इस तरह लिख दिया है, बाकी टर्म्स अपनी जगह पर ही है। कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो एक x बाहर चला गया तो एक x अंदर रह जाएगा, ये वाला x बाहर चला गया तो 2 अंदर रह जाएगा, प्लस इन दोनों में से ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन नहीं आ रहा, पर 2 के टेबल में 4 आता है तो इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 बाहर चले गया तो x अंदर रह गया, प्लस 2 को 4 पर डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। 4 को अगर 2 पे डिवाइड किया तो आंसर भी 2 आता है, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 4 आ रहा है। अब देखें आपके ब्रैकेट्स के दोनों पेयर सेम है, इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसका मतलब आपने फैक्टर सही ही लिए हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। x + 2 को कॉमन ले लिया, दोनों में से x + 2 को कॉमन रहेगा तो हमारे पास एक x और x + 2 रह गया, ठीक है। फैक्टराइज सेम वही चीज़ है, उन्होंने कहा है x² + x - 12। पार्ट 1 हमारे पास ये दे दिया है, इसमें भी हमने वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो क्या करेंगे, हम दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 12x² आ रहा है, ठीक है। अब 12 आपके पास बच्चों किस किस टेबल में आता है। अब 2 को अगर मैं
6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आता है, ठीक है। अब इसके साथ भी x ले आती हूँ, इसके साथ भी x ले आती हूँ, तो ये x स्क्वायर बन जाएगा। ये चीज़ तो हो गई, पर इन दो वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूँ 2x + 6x, तो क्या होता है कि 1 मिनट मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर नेगेटिव में आ रहा है। अब क्या हो गया, माइनस की टर्म्स आ गई हैं, तो इसलिए क्या होगा कि जब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो -12x² आ जाएगा। अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं कि -12x² आंसर आए मल्टीप्लाई करने से, और उसको ऐड या सेपरेट करें तो +x आंसर आए। थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट और ट्रिकी लग रहा है, पर कुछ मुश्किल नहीं, टेबल्स का कॉन्सेप्ट है सारा। अब देखें 6 को जब मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, -6x² आ जाएगा। -6 ले लिया और 2 को ले लिया तो क्या हो जाएगा, -12x² तो बन गया। पर जब इन्हीं दो वैल्यूज़ को 2x -6x को प्लस या माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये -4x² हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म तो नहीं आई, तो ये वाले फैक्टर्स तो इसका मतलब नहीं बन रहे हमारे पास। इसके बाद 12 और किस में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो 3x मल्टीप्लाई बाय -4x इज इक्वल टू -12x², ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ रही है, तो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करने से तो आंसर आ रहा है, पर इनको अगर हम सॉल्व करें 3x -4x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x क्या हो गया, माइनस साइन साथ आ गया, ठीक है। अब ये देखें आंसर तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन क्या हुआ है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका उलट करके देखते हैं। 4x को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है, जिसको नेगेटिव किया था, और 3x को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। इस टर्म को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया। तो जब इन है x, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, ये वाले दो पेयर्स को ले लेंगे, ठीक है, 4x को और -3x को। अब कैसे लेंगे, ये देखिए ये सारा काम तो बच्चों रेफर का था, ये साइड पे रह गया, x² + x -12। ऐसे कौन से दो नंबर्स थे जिनको हमने लिया, तो 4x और -3x, x² + 4x -3x + 4x -3x -12, ये वाले नंबर्स अपनी जगह पर ही हैं। इसकी जगह पे हमने क्या किया है, ये वाले टर्म लिया है। अब इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन लेके, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, x एक बार चला गया, एक अंदर रह गया, यहाँ से x बार चला गया तो पीछे रह गया 4। अब इन दोनों में से माइनस साइन पहले कॉमन ले लेते, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है प्लस, तो माइनस साइन जब कॉमन लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरी चीज़, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, तो यहाँ से माइनस भी बाहर चला गया, 3 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे x पॉजिटिव हो गया, ये माइनस बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब माइनस साइन आप कॉमन ले लेते हैं ना, तो बच्चों साइन चेंज हो जाता है अंदर ब्रैकेट के। इसी तरह 12 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 4 आता है, या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 12 आता है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के आंसर सेम है, इसका मतलब हमने मिडिल टर्म को सही स्प्लिट कर लिया है, ब्रेक कर लिया है। यहाँ से इनको कॉमन ले लें, x + 4 x -3, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था माइनस के साइन की वजह से, वो इसीलिए था, ये क्वेश्चन मज़ीद इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट माइनस के अकॉर्डिंग भी कम्प्लीटली क्लियर हो सके। पार्ट 2 है हमारे पास, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, ठीक है। तो इसको हमने स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है। x को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10x²। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 10 आए, प्लस माइनस करें तो आंसर
7x आए। अब 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 क्या होता है 10 होता है। 2x मल्टीप्लाई बाय 5x क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। और अगर इन्हीं को मैं ऐड करूँ 2x प्लस 5x, वेरिएबल सेम है तो उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते तो 7x नंबर बन गया हमारे पास, वही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास इसका मतलब पेयर्स आ गए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ में भी परेशान नहीं होना है कि हमारे पास 5x पे हमने पहले क्यों नहीं लिखा, 2x बाद में क्यों नहीं लिखा। आप लोग वैसे भी करके लिख सकते हैं, आपका ये वाली टर्म सेम आनी चाहिए। यहाँ से आपको फैसला करना होगा, कॉमन लेना, फिर आप लोगों को चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को खुद ही जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। आप वैसे अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, x बाहर चला गया, एक x अंदर रह गया, 2 यहाँ से रह गया, एक x क्योंकि बाहर चला गया था, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 के टेबल में 10 आता है तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 5 जब यहाँ वाला बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया x रह गया। 10 को 5 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 2 आता है, या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 10 आता है। ब्रैकेट्स दोनों की सेम है, x प्लस 5 x प्लस 2। ये मैंने अब जानबूझ के इस तरह लिखा है। आप कोई भी टर्म को पहले लिख सकते हैं, चाहे इन दोनों को पहले लिख लें जो कॉमन आ रही हैं, या जिनसे हम कॉमन ले रहे हैं उनको पहले लिख दें। ठीक है, तो इसके साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ रहा है 8x स्क्वायर। अब दो नंबर्स जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 8 आना चाहिए। तो अगर सबसे पहले छोटे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, 2x को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4x के साथ, तो क्या आंसर आ रहा है 8x स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, माइनस साइन लेकर आना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि माइनस 2x माइनस 4x, समझ आई नहीं आई, दो वैल्यूज को ऐड करने से हमारे पास आंसर ये वाला आना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला आंसर कैसे आएगा, अगर मैं दोनों के साथ नेगेटिव साइन लगा दूं, माइनस माइनस प्लस, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू क्या आएगा मेरे पास माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आ गया, माइनस माइनस प्लस करना था तो 4 प्लस 2 6 और एक दफ़ा x आ जाएगा। बच्चों साइंस को अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पर हमने ये वाला नंबर बनाना था। ये वाला नंबर कैसे बनेगा, जब हम दोनों को नेगेटिव कर देंगे। साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, और इन दोनों को किया क्या है हमने ऐड ही किया, तो आंसर ये वाला बन गया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दो पेयर से हमारे पास बन रही है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। ठीक है, ये मेरे पास रफ वर्क है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लेते हैं। x एक अंदर रह जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन रह जाएगा अंदर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 4 के टेबल में 8 आता है, बिल्कुल आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव चाहिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। तो ये वाला पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। एक 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ से x हमारे पास रह गया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 को 8 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आता है 2 आता है, या 4 2 8 होता है। पेयर्स हमारे दोनों कॉमन, ब्रैकेट्स कॉमन सेम आ रही हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम x माइनस 4 x माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56। ठीक है,
तो आपने 56 को देख के परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर के थ्रू हम हर वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 56 एक्स स्क्वायर। अब दो नंबर्स ऐसे जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 56 आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 56 किस टेबल में आता है, ठीक है। नहीं पता, कैलकुलेटर लेते 56 को आप करें डिवाइड 2 के टेबल पे तो हम कर रहे हैं ना, अगर तो 2 के टेबल में तो आता है, ठीक है। तो ये 28 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 28 के अंदर 2 को प्लस किया तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 नहीं चाहिए। इनको माइनस करते हैं, एक को माइनस करते हैं, मतलब -2 कर लेती हूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 26 आ रहा है। इसको प्लस रहने देती हूँ, इसको माइनस कर देती हूँ तो भी -26 आंसर आ रहा है। किसी भी तरह से ये वाला नंबर नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के टेबल पे तो इसने डिवीजन नहीं लेनी है। अब क्या करेंगे 56 को मैं डिवाइड करके देखती हूँ 3 पर डिवाइड नहीं हुआ। 56 को किया मैंने डिवाइड 4 पर, 4 पे 14 आ रहा है, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 56, ठीक है। पर ये प्लस का और ये माइनस का, तब भी इन दोनों को प्लस करूँ मैं, दो वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिनको प्लस करें तो आंसर हमारे पास ये वाला आना चाहिए। जब इन दोनों को प्लस किया तो देखें तब भी मेरे पास आंसर वो नहीं बन रहा, 18 बन रहा है, या माइनस करने से ये -12 बन रहा है, ये नहीं आया, ठीक है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ी सी डिटेल में जा रही हूँ ना। अगर आप उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बच्चों तो आपको समझ आ जाएगी। 56 को देखते ही आप फ़ौरन कर लेंगे सॉल्व। अब 56 को डिवाइडेड बाय हम करते हैं किस पर 8 पर, तो 8 पे क्या हो रहा है 7 आ रहा है। अब 8 7 आर 56, 8 और 7, 8x मल्टीप्लाई बाय 7x इज इक्वल टू 56x स्क्वायर। और अगर मैं करूं कि 8x माइनस 8x प्लस 7x इज इक्वल टू, मतलब बड़ी वैल्यू हमें नेगेटिव साइन चाहिए था ना, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू के साथ करने से, अब बच्चों अगर मैं दोनों नेगेटिव लेती हूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 17 वो प्लस हो गया तो वो यहाँ पे एक और नंबर आ जाएगा, या प्लस करती हूँ तब भी वो आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, हमें माइनस में 1 चाहिए था, ठीक है। तो इसके साथ हमने क्या कर दिया है -8 कर दिया और इसको +8 कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 - 7 क्या होता है 1 होता है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x आ जाएगा, पर साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो -x आ गया, ये वाली टर्म हमारे पास आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो चले आए, ये तो था रफ। अब इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 7x माइनस 56, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 8, इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 के टेबल में 56 का आता है 8 पर आता है। ब्रैकेट्स दोनों की सेम हो गई, इसका मतलब हमने पेयर्स जो लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं। तो क्या करेंगे x प्लस 7 को एक दफ़ा लिख देंगे और एक दफ़ा इन ब्रैकेट्स की वैल्यूज़ को लिख देंगे, फिर ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। थोड़ा सा ये ट्रिकी था क्योंकि 56 था, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें सारा मेथड शुरू से करना पड़ा है। अब आपको एग्जैक्टली जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना बार बार तो आपको याद हो जाएगा कि 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमें प्लस 56 आता है। और आप फ़ौरन से पहले यही दो पेयर्स बना लीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बजाय कि इतने डिटेल में जाने के। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें वैल्यूज़ को ना याद रहती हैं कि हमने कौन सी वैल्यूज़ को कब और कहाँ अप्लाई करना है। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अब हमने ऐसे दो पेयर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 10 आना चाहिए। अब बच्चों ऐसे दो पेयर्स वो वाले हैं, देखें अगर मैं लूँ यहाँ पे -2x
अगर 24 लेकर आना है ना, तो 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, 24 आता है। तो -12x और प्लस 2x। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कैसे, क्योंकि देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 2 को माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। साइन ऑफ ग्रेटर वाले की वजह से क्या होगा, साइन माइनस का आ जाएगा, -24 ये अपनी जगह पर ही है। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 24, और इनको प्लस माइनस किया तो -10x आ गया। अब ये यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x -12 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x -12 आ जाएगा। 24 को जब 2 पे करेंगे ना तो आंसर 12 आता है। ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 24 आता है। x -12 x + 2 ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सी चीज़ थी बच्चों, ये अब मैंने जल्दी कैसे कर लिया, ये देखें 24 को देखते ही मुझे पता चल गया था कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर 24 आएगा, और उनको प्लस माइनस करने से -10 आ जाएगा। ये अब साइन आपने सेटअप के सिचुएशन के अकॉर्डिंग करने हैं। अगर नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव लगा लें, छोटी के साथ पॉजिटिव लगा लें। अगर प्लस चाहिए तो दोनों वैल्यूज प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है y² + 4y - 12। 12y² आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 4y आना चाहिए। तो 12 दो वैल्यूज कौन सी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आता है। 2 6 और 12 होता है। ठीक है, और 6 को अगर -2 करेंगे तो 12 4 आ जाएगा। बिल्कुल प्लेयर्स बन गए हमारे पास। y² + 6y - 2y - 12 समझ आई। देखें बच्चों, मल्टीप्लाई किया तो 12y² बन जाएगा, और 6 को और 2 को प्लस माइनस किया तो ये देखें 4 आ गया हमारे पास। क्योंकि प्लस साइन था इसलिए मैंने बड़ी वाली के साथ क्या रखा है, प्लस का साइन रखा है। इन दोनों वाले में से कॉमन ले लें तो क्या कॉमन आएगा, y, एक y अंदर रह गया, यहाँ से क्या रह गया, एक 6 अंदर रह गया। ये दोनों नेगेटिव हैं तो एक माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ ताकि अंदर वाला प्लस हो जाए, चेंज हो जाए, और y तो कॉमन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा y, ये प्लस में हो गया। 2 को किससे डिवाइड, 12 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है, 6 आता है। ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 12 आता है। पेयर सेम बन गए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फैक्टर सही लिए। तो x - 2 सॉरी y - 2 और y + 6 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 पार्ट है हमारे पास, y² + 13y + 36, y² + 13y + 36। तो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36y² आए। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर्स हैं। 2 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 36 आता है, तो 2 को 18 से करें तो आंसर 36 आता है। पर 2 को और 18 को मैं ऐड भी कर लूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ बच्चों, तो मेरे पास आंसर कभी भी ये वाली टर्म नहीं आ रही है 13 की। ठीक है, इसलिए 2 वाला तो मेरे पास पेयर नहीं बन रहा। अब 36 को 12 को, ठीक है, 3 पे करें, 3 को और 12 को अगर लें तो तब भी आंसर 36 तो बन जाता है। फिर इन दोनों को प्लस माइनस करने से आंसर 13 नहीं आ रहा है। अब क्या रह जाता है 4 पे, 36 / 4 9। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 36 आ जाता है। और अगर 9 को और 4 को ऐड करूँ तो क्या होता है, हमारे पास आंसर 13 आ जाता है। चलें जी, कैलकुलेटर की हेल्प से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। y² + 4y + 9y + 36। ठीक है, 4 को 9 को ऐड करने से आंसर हमारे पास 13 ही आ रहा है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, y, तो एक y यहाँ पे रह गया और यहाँ पे रह गया 4। इधर से हमारे पास कॉमन आ रहा है 9, यहाँ से y रह जाएगा और यहाँ पे भी रह जाएगा 9। 36 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 4, या 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 36 आता है।
पेयर सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी वैल्यूज बिल्कुल ठीक ली गई है। ठीक है, एक दफ़ा कॉमन वाली वैल्यू को लिख दिया और एक दफ़ा जो बाकी टर्म्स रह गई थी उनको लिख दिया, तो हमारा ये क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब देखिए हमने 2x स्क्वायर लेकर आना है, तो ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। तो 2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 आता है। अब इसको प्लस माइनस करने का तरीका ये है कि हमें नेगेटिव साइन चाहिए, तो मैं नेगेटिव इधर 2x प्लस एक्स माइनस 2, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर -1x ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करके देख लें। प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 माइनस 1, 1 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का, x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, यहाँ से जिनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उनमें से हम ले लेते हैं 1 को कॉमन, तो x माइनस 2। ठीक है, पीछे वो ये टर्म ही रह जाएगी। अब पावर वैल्यूज हमारे पास सेम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फैक्टराइज जो लिया है वो सही किया है। x माइनस 2 x प्लस 1, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। फैक्टराइज, इसमें भी सेम वही काम करना है हमने। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 3s आर 6। ठीक है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है। अब पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर है, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 आता है, पर प्लस माइनस करने से आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 6 1s आर 6 होता है, तो 6 के अंदर प्लस 1 करेंगे तो आंसर 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो पेयर्स हैं वो 6 के और x का बनेगा, 6x प्लस x प्लस 3। इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे हम, 2x, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे और x दोनों के साथ आ रहा था। इधर से 2 भी बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो x रह गया। 2 3s आर 6। ठीक है, यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, पूरी टर्म वैसी की वैसी ही आ जाएगी। ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमने जो पेयर्स लिए हैं ना बिल्कुल ठीक लिए। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ आ जाती है तो बच्चों इसका मतलब है कि यहाँ पे गड़बड़ है। 2x प्लस 1 x प्लस 3, और ये हमारा आंसर आ गया है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ठीक है, तो 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 15 को किया 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर आ रहा है 30। अब 30 लाने के लिए ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 30 आता है, वो होता है 2 को और 15 को करेंगे तो 30 तो आ गया, पर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर हमारे पास प्लस ही करना पड़ेगा, तो आंसर 11 नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद 30 किस में आता है, 6 5s आर 30। ठीक है, और 6 को और 5 को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखें 6 और 5 को ऐड करने से हमारे पास आंसर 11 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। अब आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने 5x इस तरफ क्यों नहीं लिया, 6x इस तरफ क्यों नहीं लिया, कि बच्चों को हमने कॉमन लेके लिखना होता है। अगर मैं 5 को इस तरफ लिख लेती तो 5 और 2 कभी कभी कॉमन नहीं आते और 6 और 15 में से फिर भी कुछ कॉमन आ जाता है। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान से आपने वैल्यूज को लिखना है। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3, इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 3s आर 15। पेयर सेम है, तो क्या हुआ अब हमारे पास 2x प्लस 5 x प्लस 3, आंसर आ गया। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3।
4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर आता है, ठीक है। तो 12 को ऐसा कौन सा नंबर है कि हमारे पास 13 आंसर है। 4 और 3 को ऐड करने से हमारे पास कभी भी आंसर 13 नहीं बनता। तो 12 को और 1 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है, हमारे पास 13 बन जाता है। इसलिए मैं क्या लूँगी, स्क्वायर है। 12x प्लस x प्लस 3, 12 1s आर 12 और 12 प्लस 1 13x, ठीक है। यहाँ से 4x को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे एक टर्म हमारे पास x ही रह गई और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 3s आर 12 या 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। जिसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ से क्या कॉमन लेते हैं बच्चों, 1 कॉमन लेते हैं। अगली टर्म साथ वैसे की वैसे ही आ जाती सारी सेम। चलो 4x प्लस 1 x प्लस 3 हमारा आंसर आ गया है। अब मैं रफ वर्क यूज़ इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पार्ट 4 है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, 3 2s आर 6। आंसर हमने क्या लेकर आना है, 5 लेकर आना है। तो 5 कैसे आएगा, 3 और 2 को ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आता है, 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 6 आता है और उनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये देखिए 3x प्लस 2x प्लस 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 5x ही बन जाएगा। यही मैं कहती हूँ, मैं रफ वर्क में अब नहीं कर रही क्योंकि अब आप लोगों को वैल्यूज को देखते ही समझ जाना चाहिए कि हमने किस तरह उसको सॉल्व करना है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x, तो एक x यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई। तो जब पूरी टर्म बाहर आ जाए तो वहाँ पे रह जाता है 1। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 2 को, तो x यहाँ का, और जब ये 2 बाहर आ गए तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। पेयर सेम हो गए, 3x प्लस 2 x प्लस 1। जो ब्रैकेट में है 2 दफ़ा उसको एक दफ़ा लिखते हैं और जो बाकी 7 वैल्यूज़ हैं उनको एक दफ़ा 7 ऐसे ही लिखते हैं। पार्ट 5 हमारे पास दिया हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। बच्चों 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18। अब ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 18 आता है, 9 2s आर 18। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। अब दोनों वैल्यूज मैंने माइनस की क्यों ली है, माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 2 11 और साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, समझ आ गई। अब इधर से लेते हैं हम कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 3y। तो जब 3 और y कॉमन रहेगा तो यहाँ पे एक y रह जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन गया है तो 3 के टेबल पे अगर 9 को 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो पीछे क्या रह जाता है, 3 रह जाता है। इधर से हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं क्योंकि हमें अंदर माइनस चाहिए, और 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो y रह गया, साइन चेंज हो गया और 6 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 3। ब्रैकेट का आंसर सेम हो गया तो क्या हो गया है, अब हमारे पास 3y माइनस 2 और y माइनस 3 आंसर आ गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। 6 पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, 2 2s आर 4। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस माइनस करेंगे तो आंसर 5 आएगा, तो बेटा वो 4 और 1 है, ठीक है। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, क्योंकि 2 2s आर 4 होता है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कभी भी आंसर हमारे पास 5 नहीं आता प्लस या माइनस करने से, इसलिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी 4 आ जाएगा और प्लस माइनस करने से आंसर यहाँ वाला भी 5 आ रहा है। अब माइनस दोनों का नेगेटिव इसलिए लिया गया है क्योंकि दोनों को ऐड माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू आंसर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2y, एक y यहाँ पे रह गया, माइनस
यहाँ पे जब 2 कॉमन चला गया तो बाहर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस वैल्यू आई है यहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ से भी क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। -1 कॉमन ले लेते हैं। जब जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ से क्या लेना है, 1 -2। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन आया। ब्रैकेट्स का आंसर सेम है। समझ जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, पार्ट 7 हमारे पास दिया हुआ है 4z² - 11z + 6। बच्चों 6 4 24 होता है और 6 और 4 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से तो हमारे पास 11 नहीं आ रहा। तो ऐसे वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 11 आ जाए। तो 8 3 24 होता है, तो 8z - 3z + 6 माइनस माइनस प्लस 8 + 3 11 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का आ गया। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो भी कॉमन लेके देखते हैं। यहाँ से 4z को कॉमन ले लें तो यहाँ से एक z रह जाएगा और यहाँ से रह जाएगा 2 कॉमन। -3 कॉमन ले लेते हैं, z - 2। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, आपको देखते पता चल जाना चाहिए कॉमन लेना क्या है। ब्रैकेट सेम आ गई दोनों की तो क्या हो जाएगा, 4z - 3z - 2। ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास 8 दिया हुआ है, 6 + 7x - 3x²। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली वैल्यूज पहले और ये वाली वैल्यूज बाद में दी हुई है, आप इनको अरेंज करके लिख लें। -3x² + 7x, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब बच्चों 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आता है 18। ठीक है, और ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 7 है। तो वो है -3x² + 9x - 2x + 6। 9 - 2 7 साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, -3 को x को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे साइन चेंज, 3 की 9 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। सेम यहाँ पे माइनस साइन और 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x - 3 आ जाएगा। ब्रैकेट्स के आंसर दोनों के सेम आ गए हैं तो क्या हो जाएगा, x - 3 और -3x - 2। या बच्चों एक काम आप लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आप लोग माइनस साइन को कॉमन ले लें इसका और इसका तो यहाँ पे रह जाएगा 3x, x - 3 + 2 x - 3। ठीक है, तो ये फिर आपका आंसर नहीं आएगा, फिर आपका आंसर आएगा -3x + 2 x - 3। ठीक है, ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों इसी के साथ आपको आज की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ये फैक्टराइजेशन हमारे अगले जो है ना क्लासेस उसके अंदर भी यूज़ होती है, अप्लाई होती है, कहीं ना कहीं यूटिलाइज होती है। तो इनका कॉन्सेप्ट जो बेसिक चीज़ है वो भी से आप समझ लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान रहेगा। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को दोबारा से देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो पसंद आए तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब तक बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।